कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश से विपक्षी शिविर से लगातार विरोधाभासी सूचनाएं आ रही हैं। एक तरफ से खबर आती है कि अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, अब बस ऐलान होना बाकी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया, सब कुछ ठीक से हो गया, सुचारू रूप से हो गया। दूसरी तरफ से खबर आती है कि ना, तनातनी जारी है। कांग्रेस 17 के बाद भी 3 और मांग रही है। वो करीब बरेली भी, बलिया भी लड़ेंगे, मुरादाबाद भी लड़ेंगे, बिजनौर भी लड़ेंगे। इसलिए शायद बातचीत तनाव के दौर से गुजर रही है और बात बनने की संभावना कम है। दोनों धारणाएं बिल्कुल विपरीत। ये शायद राजनीति जिसको कहते हैं असंभव को साधने की कला ही राजनीति है। दूसरी ओर राज्यसभा का चुनाव भी है। लोकसभा के चुनाव में तो तब भी अभी 70-80 दिन है वोट में, लेकिन राज्यसभा के चुनाव का वोट तो 27 तारीख को ही है, 27 फरवरी को। तो इसी में एक नया घटनाक्रम ये जुड़ा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अखिलेश यादव जी के दूत बनकर पहुंच गए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की कोठी पर, महल पर। अब वो राज्यसभा के लिए समर्थन मांगने गए, क्योंकि राजा भैया की पार्टी के पास 2 विधायक हैं और जिस ढंग की स्थिति है राज्यसभा में, उसमें 2 विधायक भी बहुत है खेल पलटने के लिए। या वो भविष्य में लोकसभा चुनाव में के अलायंस के लिए गए हैं कि भाई राज्यसभा से बात शुरू हो, राज्यसभा में रिश्ता बने और फिर उसके बाद लोकसभा तक जाएं हम गठबंधन में। ये अभी रहस्य में है, लेकिन राजा भैया की कुंडी खटखटाई है समाजवादी पार्टी ने। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश जी कुंडा गए थे, कुंडा रघुराज प्रताप सिंह की विधानसभा क्षेत्र। तो उन्होंने कहा था इस बार हमने कुंडा में कुंडी लगा दी है, कुंडा में कुंडी लगा दी है। उनसे पूछा गया था रघुराज प्रताप से जुड़ा कोई सवाल, तो उन्होंने कहा था ये कौन है राजा भैया, मैं नहीं जानता, किसकी बात कर रहे हो। तो जब कुंडा में कुंडी की बात आई थी तो रघुराज प्रताप ने पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। लेकिन अब सियासत है। नरेश उत्तम पटेल राजा भैया की ड्योढ़ी पर गए और स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए 2 सबसे प्रतिष्ठापूर्ण सीट होती हैं। आज राहुल गांधी जब गांधी पट्टी में कल और आज थे, तो उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि अमेठी वालों ने बड़ा प्यार लुटाया है राहुल जी पर। जयराम रमेश की माने तो वो कह रहे हैं कि अमेठी वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया, 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा के गलती कर दी। और कांग्रेस कह रही है राहुल के अमेठी वापसी का समय आ गया। ये बात खड़गे जी भी कह रहे और जयराम रमेश भी कह रहे। तो राहुल गांधी क्या उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे हैं या अमेठी और वायनाड दोनों से लड़ेंगे?
या केवल अमेठी पर भरोसा करेंगे? यह भी बड़ा प्रश्न है। क्या केवल स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा अमेठी में, या अपनी सुरक्षा के लिए राहुल गांधी वायनाड का भी पर्चा भरेंगे? और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है वो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन को लीड वही करते दिखें, सबसे बड़ा चेहरा वही हो। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहां तो गठबंधन का स्टीयरिंग हमारे ही हाथ में रहेगा, प्रसाद हम ही बांटेंगे, बाकी सब लाइन में आओ, ये मेरी मर्जी, लड्डू दें, बतासा दें, बूंदी दें, चूरा दें, साबुत दें। क्या अब राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, तब तो फिर थोड़ा कद का टकराव भी हो जाता है सियासत में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत सारे घाटों से होकर गुजर रही है और एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन कहां खड़ा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलेंगे। तो समाजवादी पार्टी का मामला है, जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का सवाल इतना कठिन हो गया है कि गठबंधन का गणित ही गड़बड़ाता दिख रहा है। लंबे अरसे से चल रही कवायद के बीच खबर है कि सपाई खेमे से एक बार फिर कांग्रेस को नया प्रस्ताव दिया गया है। सपा ने इस बार कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है। इन 17 सीटों में अमेठी, रायबरेली सहित बाराबंकी, सीतापुर, केसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, झांसी, महाराजगंज और बागपत सीट शामिल हैं। वहीं कांग्रेस बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद की सीट भी मांग रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या वो समाजवादी पार्टी का मामला है, जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया था। अब 17 सीटों के प्रस्ताव से पहले सपा ने एक दांव और चल दिया है। सोमवार की शाम सपा ने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी सपा 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं सपा के इस ऑफर के बाद भी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। खबर ये भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यूपी में गठबंधन की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर छोड़ दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस कह रही है कि ऑल इज वेल। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था। इधर अपनों की बगावत में फंसे अखिलेश के लिए पार्टी में भी कलेश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा के रण से शुरू हुई रार की दरार अब टूट के कगार तक पहुंच गई है। महासचिव पद छोड़ चुके मौर्य ने अब एमएलसी पद छोड़ने के साथ साथ सपा की साइकिल को भी छोड़ दिया। अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग
नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। दरवाजे पर बारात और घर में दंगल की दशा ने विरोधियों को भी मौका दे दिया। बीजेपी और उसके सहयोगी सपा कांग्रेस पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। अब कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट करके। कई लोग सटे, उस गठबंधन से नीतीश जी चले गए पहले, तो नीतीश जी ने छुच्छी खोल दिया, हवा निकल गई। उसके बाद जैन जी चले गए, अभी और लोग जा रहे हैं। तो ये लोग सट करके सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हट करके, जैसे आपने चर्चा की अखिलेश जी का, अखिलेश जी हट करके सेवा करने वाले हैं। ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इसी दंगल में बीजेपी जहां 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा ही नहीं सुलझ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? सवाल ये भी है कि सपा ने तो दिया अपना प्रस्ताव, क्या कांग्रेस का बाकी है अभी दांव? भाई ओम प्रकाश राजभर का भी कोई जवाब नहीं। वो आज के समकालीन भारत की राजनीति के एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही रोचक पात्र हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि कुछ लोग मोदी जी की सट के सेवा कर रहे हैं, कुछ हट के सेवा कर रहे हैं, लेकिन कर सब सेवा रहे हैं। वो उसको डिकोड भी करते हैं कि भाई नीतीश जी, जयंत बाबू ये सट के सेवा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं अखिलेश जी, मायावती जी, ये लोग हट के सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा सब मोदी की कर रहे हैं। गजब बात है। अब ये बीज मंत्र है, शावर मंत्र, इसको डिकोड करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि लग गए शावर मंत्रों को डिकोड करने में। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। एसएन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसएन सिंह जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद भाई का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति पल पल बदल रही है, क्षण क्षण बदल रही है, और उसको और ज्यादा तीखा और ज्यादा उसमें होता नहीं, जैसे सोडा होता है, सोडा की बोतल खोलो तो झाग ही झाग आता, वैसा बना दिया ये राज्यसभा के चुनाव ने। लोकसभा का तब तक ये खाका क्लियर नहीं होगा जब तक 27 फरवरी की शाम गुजर नहीं जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। अरविंद जी, क्या लगता है आपको? लोग राज्यसभा में कौन कहां खड़ा होता है, यहां से तस्वीर बनती दिखेगी। राजा भैया और नरेश उत्तम पटेल की नाश्ता करते हुए फोटो आप देख रहे हैं। अरविंद जी, देखिए, पिछले एक साल से विपक्षी एकता की एक्सरसाइज मैं देख रहा हूं ये, और अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया, कमोबेश मैं उससे सहमत हूं कि कुछ लोग मोदी जी को सट के सेवा कर रहे हैं, साथ हैं, और कुछ लोग हट के दूर रह के भी उनकी सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे। और इस बात में सच्चाई है। आपको बताऊं, यदि समाजवादी पार्टी का मैं उदाहरण दूं तो अखिलेश यादव जी ये तय कर चुके हैं कि 2024 के आम चुनाव में वो खिलाड़ी नहीं हैं, वो प्रतियोगिता में नहीं है। ये बात उनको बखूबी अंदर से पता चल गया है, और मुझे लगता है कि उनको अंदर से लगता है कि मोदी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उनका सारा का सारा निशाना और प्रयास 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है, और अंदर से उनकी इच्छा ये है कि 2027 तक जो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी विपक्ष है वो पूरा का पूरा निपट जाए, ताकि जो मुस्लिम वोट है और थोड़े बहुत पिछड़ों का वोट है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिले, और कोई उसमें दूसरा, चाहे वो कांग्रेस हो या आरएलडी हो, भागीदार नहीं बने। इसी को लक्ष्य करके वो काम कर रहे हैं। बात कुछ भी करें, उनके व्यवहार से, उनके बर्ताव से आपको कहीं नहीं लगेगा कि विपक्षी एकता वो चाहते हैं। ठीक है अरविंद जी। अशोक यादव जी के पास चलूं। देखो, जो बात अरविंद सिंह कह रहे हैं, इसकी एक और व्यवहारिक वो ये है छटा कि भाई भाजपा हो और चाहे इंदिरा गांधी की कांग्रेस रही हो,
भाजपा की तुलना, आज की भाजपा की तुलना आप इंदिरा गांधी की कांग्रेस से कर सकते हैं। उतना ही राजनीतिक वर्चस्व इंदिरा जी का था अपने समय में, जितना आज नरेंद्र मोदी का। एक तो चाहिए लड़ने के लिए, भाई दिखाने के लिए कोई तो चाहिए। बिल्कुल। उसको तो अपने पैसे से खाना खर्चा देके भी खड़ा रखना है, सियासत कहती है। भाई सभी भाग गए तब क्या चुना, फिर तुम ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अशोक जी, जो बात राजभर कह रहे हैं, या और जो बात जिसको अरविंद जी थोड़ा दूसरे ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जान रहे हैं कि 24 में हमारा क्या लेना देना, 2 सीट आए और चाहे 8-6 सीट आए, प्रधानमंत्री तो बन नहीं रहे हमारा कोई आदमी, तो अपनी जेब का पैसा क्यों लगाएं, गुल्लक क्यों तोड़े हैं, बंद रखो गुल्लक। 27 में जब स्टेक होगा तो तोड़ेंगे, तब तक बाकी को निपट लेने दो। जब बाकी दिवालिया हो जाएंगे तो अकेले हम ही रहेंगे, बाकी मोदी रहेंगे और हम रहेंगे। ठीक है भाई, थाल भर प्रसाद है, एक आध लड्डू तो बचेगा, वो हमारा हो जाएगा, बाकी हिस्सेदार खत्म करो। क्या वो राजनीति चल रही है अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, इस तरह की हल्की बातें मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और 37% वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी को ये कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है। रह गई बात, देखिए चुनावी पतझड़ होता है, अमिताभ जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये पतझड़ में जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और कुछ नेता होते हैं जो चुनाव के रूप से अपनी अपनी विचारधारा भी बदलते रहते हैं, उसी में ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो मैं उनकी बात क्या करूं, बात चुनावी लोकसभा की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी पार्टी ने हमेशा से कांग्रेस के साथ न्याय करती आई है, चाहे अमेठी रायबरेली में, चाहे न्याय यात्रा वो निकाल ले, न्याय आप कर रहे हो। देखिए मैं बता रहा हूँ जी, हमेशा हम लोग न्याय करते आए हैं अमेठी रायबरेली में, चाहे गठबंधन में रहे या न रहे। और आगे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक खिड़की खोल रखी है कि 11 के अलावा उन्होंने कहा हम 17 सीटों पर भी समझौता कर सकते हैं। ये चीजें ऐसे हवा में नहीं चल रही, ये गंभीरता को दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग कितने गंभीर हैं और इस लोकसभा चुनाव को लेकर के हम कितने गंभीर हैं। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे एक हमारे सामने एक ऐसा दल अमिताभ जी जो कि हम लोगों की तुलना में, विपक्ष की तुलना में कई गुना, या हम कह सकते हैं कि नंबर 1 बेईमान है, नंबर 1 भ्रष्टाचारी है, नंबर 1 एजेंसियों का दुरुपयोगी है और नंबर 1 झूठ बोलने वाला है। तो ऐसे दल के सामने अमिताभ जी लड़ना कोई मामूली बात नहीं है और संसाधन में भी नंबर 1 है। तो हमारे पास तो सिर्फ जनता है ना, और जनता के साथ हमारा संवाद लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में जाने का पूरा से पूरा प्रयास हमारा है और हम लोग मिलकर चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। एक सवाल था, छोटा सा पूछ लूं, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, फिर लास्ट में एस सिंह साहब की बात। 22 का चुनाव था, अखिलेश जी गए थे कुंडा, तो उन्होंने कहा, जब गुलशन को उन्होंने टिकट दी थी, पहले गुलशन राजा भैया की फ्लीट में शामिल था, तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि हम कुंडा में कुंडी लगाने आए हैं। तो राजा भैया ने पलट के कहा था कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। आज मैं फोटो देख रहा हूं, नरेश उत्तम राजा भैया के यहाँ वहां बैठ के कोठी में पकौड़ी खा रहे हैं, गरम बिल्कुल नहीं, कुछ मामला बन रहा है जी। अगर आपकी इजाजत हो तो 5 सेकंड में लूंगा। देखिए जिस नेता की बात आप कर रहे थे वो माननीय योगी जी को क्या क्या बोलते थे, योगी तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज वह नेता जिसको ओम प्रकाश राजभर के नाम से जानते हैं, पियरका चाचा के नाम से, वह व्यक्ति जाके भाजपा गोद में बैठा है और जाके क्या क्या बातें बोल रहा है वो व्यक्ति। तो देखिए चुनाव में हम लोग हमेशा एक मर्यादा बना के रखते हैं, लेकिन कुछ नेता जो ऐसे होते हैं बरसाती नेता, वो मर्यादा भूल के बात करते हैं। अशोक भाई अभी रुकना होगा, मर्यादा ही थी। अखिलेश जी ने कहा कुंडी लगाने आए, राजा भैया ने जांग पे हाथ मारा, बोले कोई माई का लाल धरती में पैदा नहीं हुआ जो कुंडी लगा दे। ये भी मर्यादा है, मर्यादा की कोई सीमा थोड़ी ना कोई किताब है, सब कुछ मर्यादा में। जो ओम प्रकाश बोल रहे हैं वो भी मर्यादा, ये बोल रहे वो भी मर्यादा, आगे जो बोलेंगे वो भी मर्यादा। खैर तमजीद अहमद साहब, अभी भी उच्च स्तरीय बातचीत जारी रहेगी या उच्च स्तरीय वाले नीचे धरातल पर आएंगे और अनाउंसमेंट कुछ होगा, कुछ बात कॉन्क्रीट हो गई, पक गई, पहुंच गए वहां तक,
जहां समझौता होता है जिस बिंदु पर आकर, या अभी भी तनाव है? मुरादाबाद और बलिया और बिजनौर का मसला अभी भी फंस रहा है। अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, नमस्कार। जाहिर सी बात है कि ये सीट शेयरिंग का थोड़ा पेचीदा प्रक्रिया होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक नेचुरल चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी भी 80 सीटों पर लड़ी, कांग्रेस पार्टी भी 80 सीटों पर लड़ी। निश्चित रूप से सारे प्रत्याशियों की आकांक्षा है कि सभी सीटों पे सब लोग लड़ लिया जाए, जो कि संभव नहीं है। तो कुछ बातचीत जो होती है वो शीर्ष लेवल से ही जो तय होकर आती है, उसको सारे कार्यकर्ता मान लेते हैं, और यही राजनीति का नियम भी है। तो हम लोग भी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बहुत जल्द जहां पे भी कंफ्यूजन है, जो भी पेच फंस रहे हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व तो तय कर देगा। जाहिर सी बात है कि हम सारे कार्यकर्ता उसी फैसले के साथ हम लोग बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। तो चीजें बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है अमिताभ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्च समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो वो चीजें नहीं है अमिताभ जी, बिल्कुल ट्रैक पे बातें हैं, और आपको सुखद समाचार जल्द मिल जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। नहीं, बिल्कुल लड्डू बांटो, मेरी शुभकामनाएं। मैं एसएन सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। पता नहीं महीना 2 महीना पहले इसी समय इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था विपक्ष के मित्रों से कि सबसे बड़ा काम अभी बाकी है। जब सीट बंटवारे पे बैठोगे उससे बड़ा कोई कठिन काम होता नहीं। तो विपक्ष के सारे मित्रों का अग्निहोत्री जी, आप कैसे बात कर रहे हो? हम लोग इन प्रिंसिपल एक हो गए, बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। सीट पीट क्या होता है, छोटी बातें हैं, ये सब हो जाएंगी, डोंट वरी। क्या आज धैतेरी की मची उन्हीं में, क्या उच्च स्तरीय, निम्न उच्च स्तरीय, अति उच्च स्तरीय कमेटियां बैठ रही हैं, भाग रही हैं। अखिलेश यादव शब्दों में कहूं तो चिट्ठी आती है, संदेशे जाते हैं, चिट्ठी आती है, चिट्ठी जाती है, हो रहा है, नहीं फरिया रहे ना इतनी जल्दी। यही बात मैंने अपने तजुर्बे से कही थी, तो हत्ते से उखड़ गए थे मेरे दोस्त लोग। बोले अग्निहोत्री जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, हम लोगों ने तो कमर कस ली है। मैंने काय बात की? बोले मोदी को हटाना है, चुनाव लड़ना, क्या लड़ लेंगे जैसे होगा। मैंने कहा फिर तो राजनीति पलट गई गुरु। अगर चुनाव में चुनाव क्षेत्र के चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और बात हो गई तो राजनीति बदल गई। अब उसी पर मारामारी मच रही है। खैर, एसएन सिंह साहब, कुछ ओम प्रकाश राजभर ने जो शावर मंत्र बोला है, शावर मंत्र मतलब सूक्ष्म शब्द होते हैं, क्रोम क्रीम क्रोम। अब इसको जब डिकोड करते हैं ऋषि तो ये विस्तार में चला जाता है, वरना सूक्ष्म मंत्र कि भाई कुछ सटके सेवा कर रहे हैं, कुछ हटके सेवा कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? देखिए अमिताभ जी, जो सनातन को मानते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो भगवान रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी एक चौपाई लिखा है कि सबई नचावत राम गोसाई और नाचत सब मरकट की नाई। आप देखिए, एक तरफ नियति का खेल देखिए, मोदी जी जैसा एक नेता पैदा होता है जो देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता है, एक नीति है कि हमको विकसित भारत बनाना है, और एक नेतृत्व है बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता राष्ट्रवाद और विकासवाद को लेकर आगे बढ़ रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कभी भगवान राम को गाली दिए, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहे, जो सनातन को गाली दिए, जिनकी सरकारें देश और प्रदेश में रही तो तुष्टीकरण के कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी वहीं किसी को उजाला देती है, किसी को उज्ज्वला देती है, किसानों को किसान सम्मान निधि देती है, और बहुत सारे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करके गांव गरीब के खुशहाली के लिए कार्य करती है। मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग जो कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, सारा दोष वो एक्सपायरी डेट वाले माल का है। जो कहा जाता है कि आप पैकेजिंग बार बार भी आप करेंगे, वो फेविकॉल पकड़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो एक्सपायर कर गया है ना। और चौथी बात अमिताभ जी कहूंगा, ये हम नहीं कहते हैं, हमारे दादा भी कहते थे, उनके दादा भी कहते थे, आगे भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्वार्थ के सब सगे, बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं, कांग्रेस को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जनाधार नहीं। यही हालत आम आदमी पार्टी का है। वो कह रही है
कि भाई 2019 से ही आपने पंजाब और दिल्ली में आप जनाधार खो चुके हैं। टीएमसी कह रही है कि हमारी लड़ाई ही लेफ्ट को लेकर होती थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में ही तो टीएमसी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हम पूर्ण रूपेण कभी भी कांग्रेस के नहीं हो सकते, क्योंकि वो विदेश मूल की नागरिक और विदेश मूल से बनी हुई पार्टी है, हम बाहर से सहयोग दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारा जो कहावत है वो तेल और पानी का मेल कभी हो नहीं सकता, हम लोग पहले भी कहते थे, इन्हीं चीजों को लेके होती है। पांचवी सब और एक आगे बढ़ के बताता हूं, अमिताभ जी, हम किसी से दोस्ती करते हैं और ये कहते हैं आधे रास्ते हम चलेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपकी मदद करेंगे, और आधे रास्ते के बाद या तो आप मतलब मेरा नुकसान कर दीजिएगा या हम आपका नुकसान कर देंगे। तो शुरू से ही उस यात्रा में षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। सभी पार्टियां विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मुखर होकर लड़ती हैं। अब लोकसभा में मोदी जी को इसलिए आप रोकने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी 370 जैसी धारा समाप्त करते हैं। अभी रुकना होगा। मोदी जी भव्य राम का मंदिर बनाते हैं। अभी रुकना होगा। मैं मुश्किल यहाँ एक नहीं, ठीक है एहसन सिंह, अभी रुकना होगा। मुश्किल कई है। मैं आज ममता जी को सुन रहा था, कांग्रेस को सोचना चाहिए, खड़गे जी को, राहुल जी को। ममता जी ने एक तराजू पे भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी तीनों रख दिए और उन्हें नाम दिया राम, श्याम और वाम, बोले तीनों बवाली हैं। क्या? राम बोली भाजपा, श्याम बोली कांग्रेस और वाम मतलब वामपंथी, बोले तीनों हुड़दंगी हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस ऐसे अरविंद जी सात्विक सद्वचनों के श्रवण करने के बाद भी छत पे खड़े होकर कैसे नारा लगाया जा सकता है कि आवाज दो, हम सब एक हैं, मोदी को हटा के रहेंगे। अरविंद जी देखिए, जब ममता जी तीनों को एक ही रेलवे के डब्बे में लोड किए दे रही हैं, भाजपा, कांग्रेस और वाम, ऐसी स्थितियां लगभग हर राज्य में है कहीं ना कहीं। देखिए, एक ममता जी ने जिन भाषा का प्रयोग किया है उस पर मैं बोल दूं, ममता जी ने पहली बार नहीं बोला है। आपने देखा होगा पहले भी वो बोलती रही हैं, प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को गुंडा कहना और अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग करना, किसी भी लेवल तक जाना ममता जी के लिए बहुत सहज बात रहती है और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती है, नंबर एक। दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने कांग्रेस को और वाम को कोसा है, भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और ममता तो आमने सामने है, कोसना तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन ये जो इंडी अलायंस है, जो अटूट गठबंधन था, जो फेविकोल से चिपका हुआ था, जिसको टूटने वाला जो नहीं था, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये भानुमति का पिटारा एक साथ चलने वाला नहीं है, ये होने वाला ही नहीं है। न तो नेता है, न कोई नियत है, न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न कोई साझा लक्ष्य है, तो गठबंधन चलेगा कैसे? गठबंधन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें नहीं थी। तो ममता जी कहती हैं, कांग्रेस को गाली देती हैं और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वो जनक है वहाँ पर और अपराध उनके राज्य में चरम पर है और ममता जी के गवर्नमेंट को गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इसकी मांग कांग्रेस करती रही है और कांग्रेस को ममता जी कोसती रही हैं और ये इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं एक दूसरे को कोसते हैं। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं। अभी देखा आपने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत करना, तुम लोग बहुत चालू पार्टी है। तो कांग्रेस 3 महीने पहले चालू पार्टी थी, तो 3 महीने बाद तो अच्छी पार्टी हो नहीं जाएगी। और कांग्रेस के नेताओं ने भी जो अखिलेश जी के लिए शब्द प्रयोग किया और उनके पिताजी का नाम लिया, उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा संक्षेप में अमिताभ जी कि ये जो इंडी गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ है, बना तो नहीं, ये अंतर विरोधों का गठबंधन था। इसको न कभी बनना था, न बना है, न आगे बनने की संभावना है। जी तमजीद अहमद साहब, एहसन सिंह जी कह रहे थे कि मसला ये है कि फेविकोल एक्सपायर कर गया, क्या अब कितना भी लगाओ डब्बा चिपकेगा नहीं। स्थिति पता, ममता को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? बोले तीनों बवाली हैं, हुरदंगी हैं, मवाली हैं, बवाली हैं, वो तो बोलती एक सांस में है। बोले कौन कौन? बोले भाजपा, कांग्रेसी और लेफ्ट वाले तीनों। सब क्या चल रहा है? नहीं, तब इस बात में वजन अपने आप खत्म हो जाता है। आप चाहे कितनी जोर से चिल्लाओ माइक पर,
कि हम सब एक हैं। जनता देख रही नीचे जूता चल रहा, एक कैसे मान लेगी? तमजीद जी, आज मैं वृंदा कारंत को भी सुन रहा था, वो ममता बनर्जी को भाजपा से ज्यादा पानी पी पी कोस रही थी, वो भी अलायंस में है। जी अमिताभ जी, राज्य स्तर पे जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग पार्टियां, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के बयान तो गाली गलौज भी करेंगी क्या अलग अलग पार्टियां हैं? तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आप देखिए, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए जी। ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी और मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, मतलब इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना, आपने राजनीति में शायद ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी लाज, बिना किसी लोक लाज के, बिना किसी चीज को देखे हुए सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर को गले भी लगाया और पूरी की पूरी पार्टी को घोषित चुनाव में सरेंडर भी कर दिया उनके सामने। वो अलग बात है कि बुरी तरीके से हार गई। तो राजनीति में जैसे भारतीय जनता पार्टी, प्रश्न है भैया तमजीद भाई, एक सेकंड रुक जाइए, फिर बोल दीजिएगा। एक सेकंड, पहले किसने क्या कहा, सब तरफ उदाहरण है, आपकी तरफ वाले भी, उनके राजभर वाले भी। ठीक, मैं कह रहा हूं आज का बताओ जो गठबंधन में हो और जूतों में दाल बांट रहा हो, ऐसा बताओ। मैं तो इसकी चिंता कर रहा हूं, आज राजभर से बुलवा दो और फिर राजभर गठबंधन में रह ले 5 मिनट। अगर आज राजभर ऐसा बोले जैसा पहले बोले थे और रह ले, ममता बनर्जी आज आपको मार रही है थप्पड़, ये मैं चिंता कर रहा हूं। आज तो एकनाथ शिंदे और भाजपा में गाली गलौज नहीं हो रही ना, चंद्रबाबू नायडू और भाजपा में गाली गलौज नहीं हो रही, वो भी अलग अलग पार्टियां हैं सब। नहीं तब ये ऐसा नहीं है, बड़े बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए। अरे आज मैं इसे बस नहीं कर, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज जो, इन्हें एक मिनट आप फिर से सुन लो ताकि आप भ्रम भटको नहीं। आज जो लोग एनडीए में या इंडिया गठबंधन में हैं, कागज पर जिनका नाम लिखा है इंडिया एनडीए में, जो बताइए जो लोग एनडीए के लिस्ट में हैं, वो भाजपा को गाली दे रहे हैं क्या? आपके यहां सवाल ही इसलिए खड़ा हुआ कि वो लिस्ट में है, वो गाली दे रहे हैं। तमजीद अहमद जी, आपने हम लोगों की हालत वो कर रखी है अमिताभ जी कि हेड आया मैं जीता और टेल आया तुम्हारे। आप हमेशा कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करने के लिए हमेशा इतिहास को कोट करते हो। अब आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि 20 तारीख को बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने किस दल ने किसको क्या कहा। कौन कह सकता है अमिताभ जी इस तरह की बातें? आपको कोई चीज अगर मैं बोल रहा हूँ इतिहास के आईने से तो भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूँ। अब आप मुझसे अगर ये पूछोगे कि 20 तारीख को बताओ, 20 तारीख को बताओ तमजीद जी, कि आप 20 तारीख को आपको बताना पड़ेगा किस घटक दल ने भारतीय जनता पार्टी को क्या कहा। तो ये सवाल अपने आप में आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को शोभा नहीं देता है। ठीक, आप न जाने कितना इतिहास को कोट करते हैं। ठीक है तमजीद भाई, आ गई आपकी बात। ठीक, इतिहास को कितना स्वागत, आप खुद जानते जी हैं। बिल्कुल, आप इतिहास में भूगोल भी बताइए। स्वागत इतिहास को कोट कर रहा हूँ। हाँ ठीक, आज मैं इतिहास को कोट कर रहा हूँ। कर दिया, मैंने आपकी बात मान ली, आपने कर दिया, बड़ा अच्छा किया। आप रुक जाइए तमजीद अहमद, मेरा प्रश्न नहीं समझे। आप रुक जाइए, आप बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं। तमजीद अहमद मेरे प्रश्न नहीं समझे। मैंने पूछा, दो गठबंधन है देश में, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करके और कुर्ता फाड़ होली खेलने वाला जो दृश्य है, क्या अतीत में तो भारत में सबको गाली दे चुके, तो जापान से थोड़ी नेता लाएंगे हम, सबको दे चुके गाली, कोई बचे नहीं है बिना गाली के भैया। वो तो हम उठा ही नहीं रहे विषय। हम तो आज से इतना निवेदन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज कहा कि रामू, श्यामू और बामू ये तीनों हुड़दंगी हैं, बवाली हैं क्या, और वो इंडिया गठबंधन की प्रमुख नेता हैं। अशोक जी, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसा दृश्य दूसरे गठबंधन में है? जूतों में दाल अगर बट रही है तो प्रश्न नहीं खड़ा होगा। अमिताभ जी देखिए, जो मोदी सरकार है इसने 10 सालों में कल्चर ऑफ साइलेंस डेवलप किया है। कल्चर ऑफ साइलेंस, जो बोलेगा उसके घर ईडी पहुंच जाएगी, जो बोलेगा उसके घर इनकम टैक्स के छापा पड़ जाएगा। विपक्ष के साथ साथ इन्होंने अपने साथ रहने वाले जो भी पार्टियां हैं उनको भी ईडी और सीबीआई आईटी से थ्रेटनिंग करके रखा, उनको धमका के रखा, बोलना मत बेटा, बोलोगे तो अंदर जाओगे, और अगर चुपचाप रहोगे तो मलाई थोड़ा बहुत छीटा उठा पड़ जाएगा तुम्हारे। तो ये माहौल है वहां पे। हमारे यहाँ क्या है कि डेमोक्रेसी है अमिताभ भाई, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमिताभ भाई,
तो हमारे यहाँ लोग अपनी बात कह ले जाते हैं, ये बेसिक अंतर है, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है जो आप सुनना चाह रहे हैं। था छोटा सा, फिर मैं एसएन सिंह के पास जाऊंगा। आपके यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग तो डरने वाले हैं नहीं, बहादुर लोग हैं, तो आप लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं गई, अभी जेल भी नहीं भेजा किसी को? आप कह रहे हो कि ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा? बिल्कुल। फिर अगर देखिए अमिताभ जी, अगर हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जो भी अगर कुछ ऐसा घोटाला है तो फावड़ा, हाँ, मतलब घोटाले वाले जेल जाएंगे, मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था। मतलब घोटाले वाले जेल जाएंगे तो जाना चाहिए, घोटाले वाले जेल क्यों नहीं जाएंगे? अमिताभ भाई ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी घोटालेबाज नेता नहीं है। आप जेल भेज देना, आप सरकार में आओ तो, आप सरकार में आओ तो आप जेल भेज देना। एक भी घोटालेबाज नेता नहीं है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। अशोक यादव के भी रुकना होगा, मैं एसएन सिंह के पास चलूं। मैं तो कहता हूं, एक बार नहीं कहा मैंने, बात 100 दफे कही होगी, लेकिन विपक्ष के नेता भी, जहां आपकी सरकार है वहां बीजेपी के 500 नेताओं को रोज जेल भेजो। क्या? रोज सुबेरे 10 बजे दफ्तर में जाओ और 500 नेता बुक कर दो और 20 लाठी मारो इनके। कर रहे हैं क्या आप? नहीं ना, फिर गाल क्यों बजा रहे हैं? कर रहे हैं आप? नहीं ना, फिर गाल क्यों बजा रहे हैं? बंगाल में तो ममता जी की शासन है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की शासन है, इंडिया गठबंधन का, कर्नाटक में सिद्धिरमैया है, बोम्मई को जेल भेज दिया। अरे किस मुंह से भाई आप लोग बोल रहे हो? शुभेंदु को जेल भेज दिया ममता ने? नहीं, अभी नहीं आएंगे अशोक जी ना, गलत बात करते हो आप लोग। सिद्धरमैया ने कितनों को जेल भेज दिया? वो कह रहे थे 40% की सरकार, कहते थे ना। अब 40% में 40 लोगों को भी जेल नहीं भेजा, आपकी बात तो कौन भरोसा करेगा? क्यों करेगा भरोसा भैया? और आप खुद कह रहे हो कि हम ईमानदार है इसलिए हमको नहीं पकड़ा, इसका अर्थ है कि जो बेईमान थे वो पकड़े गए, तो बेईमान को तो पकड़ा ही जाना चाहिए, उसके तो 20 लाठी नहीं 40 लाठी पड़नी चाहिए। क्या उस आप लोग इसलिए दुखी है कि बेईमान को भी क्यों पकड़ा जा रहा है? तब तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर किसी की दुख इसलिए है कि बेईमान को पान खा के घूमने की छूट क्यों नहीं दी जा रही है लोकतंत्र में, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, आप बेईमान है, आपको जेल जाना चाहिए, ईमानदार होंगे छूट जाएंगे, क्या समस्या है? आप ये कहो हम कुर्ता पहनते हैं इसलिए हम जेल नहीं जाएं, तो जो कमीज पहनता है वही जेल जाएगा। माफ करिए, जेल का दरवाजा और चौड़ा करिए ताकि उसमें अधिक नेता समा पाए। एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो बोलेगा सो जाएगा, इसलिए चुप रहो। तो उनके मुताबिक तो मलाई का छींटा बहुत आ भी सकता, कभी सोमवार मंगल बुध कभी। अमिताभ जी, जो बात आपने कहा, जो सवाल का जवाब आपने दिया अशोक जी का, ये सवाल जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी विधानसभा में किए थे। उन्होंने कहा कभी हमारी भी सरकार आएगी तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, और उसका जवाब विधानसभा में ही हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी दिया था कि हम इस नाते अपराधियों को छोड़ दें, कि हम आपके अपराधियों को छोड़ दें और आप हमारे अपराधियों को छोड़ दें, ये ऐसी नीति नहीं चलेगी। अगर हमारा कोई अपराध करता है और कहीं पे भी आपकी सरकार हो, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह साहब अशोक जी के बड़े नेता रहे हैं, और उन्होंने ही खुद कहा था कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से डरा कर हमसे समर्थन लिया जा रहा है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने भी ध्यान दिया था, आप देखे होंगे 2019 जो राजनीति में आए उसको डरना नहीं चाहिए, और जो डरे वो राजनीति में क्यों आए, वो कोल्ड स्टोरेज खोल ले। अमिताभ जी देखिए, हमारे तमजीन भैया ने कहा, मैं तमजीन भैया को जरूर बताना चाहूंगा कि राजनीति में जब कोई हमसे दूर जाता है तो हम 20 कमियां उसकी निकालते हैं, नजदीक आता है तो हम निश्चित तौर पर उसकी बड़ाई करते हैं। आम आदमी पार्टी आपकी हजारों कमियां निकालती थी, आपको गाली गुप्ता देती थी, आपके भ्रष्टाचार को लेकर 400 पेज का रिपोर्ट कार्ड लक्ष्मीनगर थाने में जमा की। ममता बनर्जी ने जब पार्टी बनाया उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारा किया। बाला साहब ठाकरे ने यहाँ तक कहा कि अगर राष्ट्रवाद की विरोधी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। निश्चित तौर पर जब उसके साथ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न था, जब आप उसके साथ रहेंगे तो पूरी विचारधारा को लेके साथ रहेंगे ना, उस समय तक तो वो ठीक होना चाहिए। फिर भी हम कह रहे हैं कि राजनीति में नफा नुकसान देखकर लोग जाते हैं,
इसमें क्या है अमिताभ जी, सब लोग ये जान गए हैं कि 2024 में भी मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दिया उसको पूरा किया और जनता का विश्वास मोदी जी पर है। अब हो क्या रहा है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है अगर हम कांग्रेस के साथ चले गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किसके खिलाफ किया है, हमने वोट किसका लिया है, तो वो कांग्रेस के वोट को लिए हैं। ममता जी को भी यही लग रहा है कि अगर कांग्रेस को हम कहीं बढ़ा दिए तो जिन वोटों को हम लेकर अपनी एक पार्टी बनाए वो पूरा कांग्रेस में चली जाएगी। तो ये सारी लड़ाई एक तो अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का, अपने अपने परिवार को बचाने का है। नहीं तो क्या ये पार्टियां राज्य में या केंद्र में राज नहीं की, सभी लोगों ने राज किया। हमारे मित्र अशोक जी कह रहे थे, एक 10 सेकंड बोल के मैं अशोक जी को करता हूँ। हमारे मित्र अशोक जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में 700 दंगे होते थे अमिताभ जी, और 400 दंगे का मेन कारण ही था पूरी शिद्दत से सरकार उन अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती थी। मुजफ्फरनगर के, मऊ के, मेरठ में जो 2 लड़कियां दिन में उठाई गई अतीक अहमद मदरसे से, जिन लड़कियों को उठाया आकर नोएडा में किसी IAS को पीटा, सब में यादव सिंह के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना, अपराधियों को छोड़ना, जो आतंकवादी वाराणसी में, अयोध्या में, रामपुर में विस्फोट दिलाता है, भाईचारा निभाना, ये सारा कार्य आपने किया। इस नाते जनता जनार्दन ने आपका साथ छोड़ा। मैं तो यही कहूंगा जितना गाली आप मोदी जी को देने में समय अपना व्यतीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उतना ही मेल जोल आप करिए और हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम ये करें संगठन गढ़े चलो और भारत के लिए कार्य करें। जी अरविंद जी, रिश्तेदारी से पहले धुआंधार गाली गलौज हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, फिर ब्याह हो गया, रिश्तेदारी हो गई, जब तक ब्याह में रहो तब तक गाली गलौज से तो बचो, फिर छुटौती हो जाए फिर गाली गुप्तार करो, बिल्कुल अखंड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने समय तक आप एक विवाह बंधन में हैं उतने समय तक तो शालीन रहो। सारी बहस तो इसी बात की है। बिल्कुल, वो कह रहे ना हम गठबंधन में भी हैं और गाली गलौज के बंधन में भी रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी के नेता को सुन रहा था और कांग्रेस के जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं उनको भी मैंने सुना। ये कह रहे थे कि हमारे वहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फ्रीडम है। देखिए, लोकतंत्र और फ्रीडम की भी एक सीमा होती है। दल के अंदर कैसे बात की जाती है और दल के बाहर के व्यक्ति से कैसे बात की जाती है, इसका एक तरीका होता है, इसकी एक कार्य पद्धति होती है। आप दल के बाहर का दूसरे के दल का है तो सार्वजनिक रूप से आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपके दल में है तो इंटरनल मीटिंग्स में आप आलोचना करेंगे, उसकी आलोचना चौराहे पर नहीं होगी। और ये नहीं होगा अशोक जी कि बाप बेटे को पार्टी से निकाल दे और बेटा बाप को पार्टी को निकाल दे और एक दूसरे को कोसे और जनता या पत्रकार कोई प्रश्न पूछे तो आप कहें नहीं भाई हमारे यहाँ तो लोकतंत्र लागू है। अशोक जी, याद है ना, मुलायम सिंह जी ने बर्खास्त कर दिया था अखिलेश जी को और अखिलेश जी ने बर्खास्त कर दिया था मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच पर। तो ये लोकतंत्र का कोई पैमाना नहीं होता है। यदि आप गठबंधन में नहीं है, दूर दूर है, तो जम के आलोचना करिए, लेकिन इंटैक्ट गठबंधन आपने बनाया हुआ है, फेविकोल से चिपका हुआ है, तो फिर ये लोक रीति है कि कोई आपस की बुराई है तो उसको आप घर बैठकर सुलझाइए, घर के अंदर सुलझाइए। पति पत्नी के बेडरूम की जो बातें हैं उसकी चर्चा चौराहे पे नहीं हो सकती है। और ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि हमारे यहाँ बातचीत की फ्रीडम है, लोकतंत्र की फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज़ादी की भी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी मर्यादाएं होती है। मुझे लगता है विपक्ष अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है। जी तमजीद साहब, हम लोग फिर उत्तर प्रदेश पर लौटते हैं। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया, इन 3 सीटों पर पेच फंसा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो 17 सीटें दी हैं अखिलेश यादव ने ऑफर की हैं उनमें ये सीट शामिल नहीं है। तमजीद जी, अमिताभ जी, कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ। एक चीज तय हो चुका है दोनों गठबंधनों में जी कि 80 सीटों पे इंडिया घटक दल लड़ेगी। ठीक है, 1-2 सीटों पे थोड़ा बहुत इधर उधर प्रत्याशी का यहाँ वहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जो सुलझाया ना जा सके। और हम लोग तो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बहुत जल्द हो सकता है आज या कल में फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। वही आप भारतीय जनता पार्टी की हालत देख लीजिए, अभी ये तय ही नहीं कर पाया कि 15 सीट जो राजभर जी ने मांगा है
उसमें से 10 देंगे कि 11 देंगे वो तय नहीं कर पा रहे। निषाद राज पार्टी ने जो मांगा इनसे 20 सीट अभी तय नहीं कर पा रहे कि कितने सीट देंगे। अनुप्रिया पटेल जी ने कम से कम 15 सीटों की मांग कर दी है, तो कैसे इन सीटों का बंटवारा करेंगे भारतीय जनता पार्टी, ये भी तय नहीं कर पा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो चीजें जो चौराहे पे दिख रहा है, ये घमासान ना तो राजनीतिक विश्लेषक जी को दिख रहा है ना तो आपको दिख रहा है। ये दुर्भाग्य है अमिताभ जी, कितना बड़ा घमासान मचा हुआ है एनडीए घटक दल पे कि ये तय ही नहीं कर पा रहे। ठीक कि ये कितनी सीटें हमको भी लिया बीच में, सुन लीजिए भाई। देखिए अमिताभ जी, तो फिर हमें बीच में ना लिया करो, हमें बीच में लोग मुझे उत्तर देना पड़ेगा। बोलो भैया जी, कहो। नहीं, आप बोल लेने दीजिए अमिताभ जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, लेकिन उस पीड़ा के साथ हमें उसमें हिस्सा मत बनाइए। आप हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा, आप मुझे हिस्सा बनाएंगे और फिर खुद पर भागना चाहेंगे, ये कैसे होगा? अमिताभ जी, आप हिस्सा है। चलिए आप बोल लीजिए, फिर हम आपको उत्तर देंगे। जी 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 मैं बता रहा हूँ ना, तो आप इस चीज को, आप कम से कम हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को हनन मत कीजिए। बोलिए, आपका तो लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो गया है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बैठ के बात कर रहे थे कि पति पत्नी का मामला होता है क्या राजनीति करना? ठीक है, आप लोग लोकतांत्रिक अधिकार का आपका हनन हो गया होगा, हमारे पार्टी के अंदर नहीं हुआ है। आप नहीं बोल पा रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगी, आप गलत करोगे आपके खिलाफ बोलेगा, अमिताभ जी गलत करेंगे अमिताभ जी के खिलाफ बोलेंगे। और क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जिस तरीके से तरफा आप लोग बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से आप लोग डिबेट करवाते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तमजीद अहमद की बात अब आगे आपको 3 मिनट इंटरप्टेड दे दिए ना, आप आगे, आप इनकी बात बंद कर दीजिए। ये अनवरत नहीं बोल सकते। 3 मिनट आपको निर्वात दिए इसीलिए ताकि कांग्रेस के पास वोट शेयर भले ही कम हो लेकिन उसकी बात पूरी आए। लोकतंत्र यही कहता है। अब कांग्रेस, तमजीद भाई ने एक बात कही, उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर कर दूं। हमेशा के लिए ये झंझट खत्म हो जाए। केवल तमजीद अहमद का नहीं, तमजीद अहमद जैसा विचार जितने रखते हैं इस अखिल भूमंडल पर, उन सबको स्पष्टीकरण हो जाए। निषाद के संजय निषाद, अपना दल के आशीष और अनुप्रिया, सुभपा के ओम प्रकाश राजभर, इनका बयान ले आओ कि 20 सीट हमें देंगे भाजपा, नहीं तो 1 सीट बजा देंगे भाजपा की। अमिताभ अग्निहोत्री बहस कराएगा 1 घंटे। बयान ले आओ, थेतराई करके भागने नहीं दूंगा। बयान ले आओ, मैं बहस कराऊंगा। बयान ले आओ, ये थेतराई ना करो मेरे साथ। वो दूसरे लोग होंगे जिनके साथ थेतराई करते होंगे मित्र, ना मेरे साथ नहीं। संजय निषाद का बयान दिखाओ ना मुझको कि हम 25 सीट मांग रहे हैं। आपने कहा ना 25 सीट मांग रहे हैं, लाओ बयान, मैं करूंगा बहस। अखिलेश नहीं, अभी इनकी आवाज नहीं जाएगी। अखिलेश यादव जो चीज लिख के दे रहे हैं उस पर बहस नहीं हो। अखिलेश यादव ने पहले आपको 11 ग्रांट की, बोले 11 दे दी हमने कांग्रेस को, जाओ मौज करो। फिर अखिलेश यादव ने कहा हमने 17 दे दी, जाओ मौज करो। इसलिए बहस हो रही है। गजब कर रहे हो आप। मुझे दिखाओ ना, राजभर की चिट्ठी दिखाओ जो राजभर ने जेपी नड्डा को लिखी हो कि 25 सीटें दो, नहीं तो आपकी कुर्सी गिरा हिला देंगे। लाओ बयान। ये थेतराई मत करो मेरे साथ ना, ये दूसरी जगह कर सकते हो, यहां नहीं भाई ना। अखिलेश यादव ने आपको 11 सीटें दी, हमने चर्चा की। अखिलेश यादव ने आपको 6 सीटें बढ़ा दी, कृपा की कि चलो भाई दुखी ना हो, 17 लड़ लो, तो चर्चा नहीं करें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी हैंडल पकड़े हुए हैं ना। गजब कर रहे हो अशोक यादव जी। भाई इसमें क्या समस्या है? अखिलेश यादव अगर सार्वजनिक कर रहे हैं कि 11 दी तो 11 पर चर्चा होगी। फिर वो लिखते 17 दी कांग्रेस को तो 17 पर चर्चा नहीं होगी। देखिए अमिताभ भाई, गजब करते हो यार। काम है जी, चर्चा करना आपका काम है। और देखिए हमारे बड़े भाई यशवंत सिंह जी कह रहे थे मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी की बात किया जाए? तो जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को मोदी जी जेल में डालने की गारंटी दे रहे थे, उस गारंटी की बात किया जाए? या जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात कर रहे थे मोदी जी, उसके बाद एक मुझे मनुस्मृति भाग 2 में एक श्लोक था अमिताभ भाई, यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूजयन्ते सर्वा तत्राफला क्रिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, लेकिन ये जो मनुश्लोक है कि जिस देश में नारियों को सम्मान नहीं होता है वहां सारे काम विफल होते हैं, देवता भी नाखुश होते हैं। लेकिन इन्हीं के शासन में बृजभूषण जैसा व्यक्ति है जो पूरा मोदी सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और किसका शोषण कर रहे हो? देश के लिए मेडल लाने वाली पहलवान बेटियों का। ये मोदी की गारंटी है।
कैसी मोदी गारंटी मान लिया जाए भैया? आप कह रहे हैं आतंकवादियों की बात, हमारे एस एन सिंह जी कह रहे थे। प्रदीप कुरुलकर कौन था? ध्रुव सक्सेना कौन था? ये लोग पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग हैं। तो आप लोगों के दल में आतंकवादी खुद बैठे हुए हैं, ये बड़ी सोच की बात है। आप लोग कहते हैं हम चाइना को लाल आंख दिखा देंगे। अमिताभ जी 2020 के बाद 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे बफर जोन बना दिया चाइना ने। हिम्मत नहीं है 56 इंच के सीना को कि बफर जोन में हमारे सैनिकों की पेट्रोलिंग करा सके। ये 56 इंच का सीना आपका है। देश को आपने बिल्कुल, देश के बॉर्डर को आपने असुरक्षित कर दिया अमिताभ भाई इस सरकार ने, और देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का विदेशी कर चढ़ा दिया ऊपर से। ठीक है, देश के हालात बहुत खराब है अमिताभ भाई। बिल्कुल ठीक है। मैं तो एक बात ऐसे से आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मैंने एक रोचक बात कह दूं ताकि तस्वीर बराबर रहे, पड़ला बराबर रहे, दाएं बाएं नहीं भागे, कांटा मेरी निगाह में रहना चाहिए बराबर। जब ब्रजभूषण पर मैंने 3 बार बहस की 1-1 घंटे की, क्या मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हर बार कहा कि मैं ब्रजभूषण को नाम लेके आरोपित कर रहा हूं, उन पर आरोप लगा रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं। आप ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेके आलोचना करो। वो 3 बार मुकर गए। क्या आप संभावना खुली रखना चाहते थे? मैंने कहा अखिलेश जी एक ट्वीट कर दें, ब्रजभूषण शोषक कराए, नहीं किया। लेकिन मेरे साथ ये है, मैं ब्रजभूषण पर भी बहस करता हूं और मैं संदेश खाली पर भी बहस करता हूं। क्या आप नहीं बोल पाओगे संदेश खाली पर? आप में और हम में अंतर यही मित्र, बाकी तो सब ठीक है। वो नहीं बोल पाएंगे तमजीद अहमद ना। तमजीद संदेश खाली की महिला नहीं है जिसको रात में उठा ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। आज क्या कहा है हाई कोर्ट ने? नहीं बोल पाएंगी सोनिया जी, राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कहा न्याय? संदेश खाली में न्याय दिया आपने? साहस है आप में? क्या बोलो कि ममता बनर्जी हम आपको गठबंधन से अलग कर देंगे? क्या कर रही हैं आप? साहस है आप में? नहीं है। फिर जो बोलते हो वो थितरई हो जाती है। मैं बोल सकता हूं ब्रजभूषण पर भी और संदेश खाली पर, आप नहीं बोल पाओगे ना मित्र। यही तो समस्या। खैर एसएन सिंह वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने सुन ही लिया उन्होंने कितने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी ने कि ये मोदी की गारंटी। अमिताभ जी मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से उनको पूछ के लिखना चाहिए कि लोकतंत्र कब जिंदा रहता है, लोकतंत्र कब नहीं जिंदा रहता है। जब देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है उसको लोकतंत्र जिंदा माना जाए, या देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता के लोकतंत्र को जिंदा माना जाए, या मैं कहूंगा धर्म परिवर्तन करा जब होता है, या सिमी का कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है सहारनपुर में, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं धर्म के नाते उन पे आरोप लगाया जा रहा है, तब लोकतंत्र को जिंदा माना जाए, या इनके बड़े नेता भारत माता को डायन करते हैं तब लोकतंत्र को जिंदा माना जाए। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि हालात क्या हो गया है अमिताभ जी की जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तो सूर्य उगता नहीं है इनके हिसाब से, चंद्रमा उगता नहीं है, नदियां बहती नहीं, कोई कार्य होता नहीं है। इनको सेलेक्टिव चीजें दिखाई देती है कहाँ पे बोलना है। कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, एक भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल रहे थे। 370 पे जब बहस हो रही थी तो बहुत सारे लोग सदन से वॉकआउट कर गए। 3 तलाक पे तंजीम अहमद की पार्टी बोल ही नहीं रही थी, बता ही नहीं पा रही थी कि धर्म परिवर्तन पे, लव जिहाद पे क्यों नहीं बोलेंगे, रोहिंग्या पर क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं भारत के साथ खड़े होंगे, क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण है, वो हमारा वाला है। केरल में, हैदराबाद में, पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, वो कुछ भी करे। अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति तेजाब किसी लड़की पर फेंक देता है, एक शब्द आप बोल दीजिए कि गलत है, नहीं बोलेंगे तो कट जाएगा। अरे गला भी कट जाएगा और वोट भी कट जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये देश और प्रदेश की जनता सब इन लोगों को देखी हुई है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह में बिना बुलाए तंजीम अहमद के नेता चले जाते हैं, और जब भव्य राम का मंदिर बनता है तो नहीं जाते हैं। तो उसके लिए भी कहा गया है अमिताभ जी, दुविधा में 2 लोग हैं, माया मिली न राम, ममता मिली न राम, नीतीश मिले न राम, और मुझे लगता है कि अब तो केजरीवाल मिले न राम। ये कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि फिर वही कह रहा हूं कि समय कम है। अरविंद सिंह की छोटी सी टिप्पणी, हम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते, थोड़ा सेलेक्टिव हो तब भी चल जाए, इतना ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते संदेश खाली पर मौन हो जाएंगे।
देखिए विपक्ष हम ब्रजभूषण की आलोचना करेंगे, संदेश खाली की नहीं करेंगे, या संदेश खाली की करेंगे, ब्रजभूषण की नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं चलेगी ना। स्त्री तो स्त्री है, उसके सम्मान के साथ जहां भी खिलवाड़ हो रहा है वहां आपके कंठ से आवाज तो निकलनी चाहिए। देखिए विपक्ष की दिक्कत यही है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनका सेलेक्टिव अप्रोच रहता है। हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो अत्याचार नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार होता है तो अत्याचार हो जाता है। मणिपुर में कुछ होता है तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ हो रहा था तो सबके मुंह में दही जम जाती थी। अभी हमारे अशोक यादव जी ने 2-3 बिंदु उठाए, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। इसने बिल्कुल संक्षेप में ब्रिजभूषण सिंह जी का नाम लिया, महिलाओं का नाम लिया। आपके यहाँ गायत्री प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ था, लुकआउट नोटिस था, बलात्कार के केस थे। आप उस समय क्या कर रहे थे? नंबर 1, आपके नेता बलात्कारियों की वकालत करते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, और सिमी से लेके इंडियन मुजाहिदीन तक आप पैरवी करते रहे, उनके पक्ष में बोलते रहे हैं। और जब बम ब्लास्ट हुआ था तो इलाहाबाद में, बनारस में और लखनऊ में, तो बम ब्लास्ट के आरोपियों से आप केस वापस ले रहे थे। आप आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद विरोध की बात करते हैं। भला हो इलाहाबाद न्यायालय का कि जिसने कहा कि ये केस वापस नहीं हो सकता है, तो उस समय आपकी बुद्धि कहाँ गई हुई थी? मेरा तो यही अनुरोध है, कम से कम वो आरोप दूसरे पे मत लगाइए जो खुद जिसमें आप शामिल रहे हैं, जिसको करने का आपका इतिहास रहा है, तो वो दूसरे पर चिपकेगा नहीं। आरोप लगाइए, लेकिन सोच समझ के आरोप लगाइए। जी इतना ही कहूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काल के कपाल पर दर्ज हो जाती हैं, वो किसी की मिटाई नहीं मिटती। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले आतंकियों को आरोप मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने कार्रवाई शुरू की। हाई कोर्ट में मामला गया। अरविंद सिंह ने जितना बताया उसके आगे एक लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट के जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजों ने जो टिप्पणी की वो मेरे दिमाग में पैवस्त हो गई, कभी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि आपका बस, सुन लो अशोक भाई, कि आपका, वो आरएसएस के नहीं थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि आपका बस चले, आप इन आतंकवादियों को पद्मश्री दिला के मानोगे। क्या ये सरकार के लिए कहा था? क्या ये सच नहीं कि गायत्री मां बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल गए, और जेल में उनको ढांढस बंधाने कौन गया चलकर? स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। क्या ये सच नहीं है? ये तरीका ठीक नहीं है। ब्रजभूषण हो, गायत्री हो, संदेश खाली हो, कंठ में एक सी आवाज होनी चाहिए मित्र, एक सी आवाज होनी चाहिए। कमजोर और कायर लोग नहीं बोल सकते, और वो राजनीतिक दल भी नहीं बोल सकते जिनको जनता ने नकार दिया। उनके पास भी कुछ बचा नहीं, झुंझुना हिला रहे हैं। आप मानते रहिए अपने को जिल्ले इलाही मां बदौलत सुल्तान आलम, जनता तो नहीं मान रही ना। और लोकतंत्र में आप किस खानदान के हैं इससे मतलब नहीं। प्रभुदयाल की बेटी मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री हो जाती हैं। सुगर सिंह के बेटे मुलायम सिंह जी, अतरौली के एक सामान्य बेहद गरीब परिवार में जन्मे कल्याण सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी। ये उदाहरण है भारत के लोकतंत्र के भाई। एक सामान्य से फ्लैट में जीवन अभी भी काटती हुई ममता बनर्जी। ये नहीं चलेगा कि हमारे बाबा राजा थे, हमारे परबाबा राजा थे, पिता भी राजा थे, दादी भी राजा थी, इसलिए हम भी राजा हैं। बोले आप कैसे राजा? बोले मेरा मन है। ये लोकतंत्र है मेरे दोस्त। जनता से मुहर लगवानी होगी। मुहर नहीं लगी तो चवन्नी के 3 भाव हो जाता है, फिर भाव नहीं बस मिलता बाजार में। उस स्थिति से गुजर रहे कुछ राजनीतिक दल। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा कि सामान्य पृष्ठभूमि के लोग भारत में कैसे आ गए, क्योंकि वो तो जिल्ले इलाही संस्कृति के हैं। मां बदौलत जब वो निकले तो गुंजायमान हो जाए धरती कि मां बदौलत सुल्तान आलम आ रहे हैं। होश में ही नहीं है। लोकतंत्र कहां पहुंच गया? और अगर आपको फिर भी उस पर हास्य लगता है तो आपके हास्य को भी प्रणाम।
अगर भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती आपको हाथ से लगती है, जिसने बड़े बड़े मठाधीशों को सड़क पर ला के खड़ा कर दिया, ये ननकू के वोट की ताकत है, रज्जाक के वोट की ताकत है। जो उसके मन से उतरा उसको कहीं ठौर नहीं मिला, जो ननकू और रज्जाक के मन से उतर गया। मित्र, जिन लोगों के चलने से धरती कांपा करती थी, उनके इलाकों में अशोक भाई अच्छी तरह जानते हैं क्या आज स्थिति ये हो गई, 2 होमगार्ड जीप में लोड कर लेते हैं उनको क्या, और कचहरी कचहरी भटक रहे हैं। नहीं अशोक भाई, भटक रहे हैं कि नहीं? एक जमानत करा के निकलते तब तक दूसरा केस हो जाता, उसमें वारंट हो जाता क्या? नहीं, गलत कह रहा हूं? गलत कहूं तो टोक देना। मैंने उनके चलने पर धरती कांपते देखी, मैंने देखी, जी हां। आईएएस आईपीएस अधिकारी 1 घंटा मां बदौलत अंदर रहे, वो बाहर 1 घंटा बैठ नहीं सकते स्टूल पर भी, जबकि वो देख नहीं रहे उनको, लेकिन भय आंखों देखी बता रहा हूं अशोक बाबू। क्या आज स्थिति ये हो गई, 2 होमगार्ड लोड किए दे रहे हैं क्या? बोले बीच में बैठो, एक सिपाही इधर बैठेगा, एक इधर, बीच में आओ। बोले हमारी टांगे लंबी है, बोले टांगे छोटी करो, समेट के बैठो, टांगे लंबी है। ये प्रकृति का काल चक्र है मित्र। जनता को रंगबाजी अच्छी नहीं लगती, जान लीजिए। जनता आपकी 10 गलतियां माफ कर देगी, रंगबाजी और दंभ माफ नहीं करेगी। हम ही हम हैं, ये भाव नहीं चलेगा लोकतंत्र में। मैंने कल भी कहा था, लोकतंत्र में इससे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है कि ननकू और रज्जाक ने किसके माथे रोली चंदन लगाया, यही ना पैमाना है अशोक जी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जनता जिसको सत्ता सौंपे वही ना जनादेश माना जाएगा। ये कबीलाई युग तो है नहीं कि बंदूक लेके जीप में जाएंगे और सत्ता पकड़ लाएंगे क्या? ये जबरिया बैठ जाएंगे लोक भवन में, बोले ना अब हम बैठेंगे, ऐसा तो संभव नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, पार्टियां आती जाती रहेंगी मित्र, जनता के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं ये महत्वपूर्ण है। और जो जब भी जीता वो तभी जीता जब जनता के साथ खड़ा हुआ, वो कोई पार्टी रही हो, कोई नेता रहा हो। मुलायम सिंह यादव अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसलिए बने कि जनता ने उस वक्त माना कि औरों के मुकाबले ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है ज्यादा। यही नियम कल्याण सिंह पर लागू हुआ, यही ममता बनर्जी पर, यही नीतीश कुमार पर, यही योगी आदित्यनाथ पर, यही नरेंद्र मोदी पर, यही इंदिरा गांधी पर। मैं भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन आज अगर आप हार रहे हैं तो उसकी समीक्षा जरूर करिएगा मित्र। टीबी का युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन इससे सरकार नहीं बनती। इससे न सरकार आती है न जाती है, टीबी और अखबार से। सरकार आना और जाना सोल राइट रिजर्व है ननकू और रज्जाक के पास। उसके मन को आपकी बात छूनी चाहिए मित्र, तब बात बनेगी। धन्यवाद।